what we have done in AS4 कंटिजेंसी ऊपर क्या लिखा है, ऑन बैलेंस शीट डेट, एंड इवेंट के लिए क्या लिखा है, शुड अकर आफ्टर बैलेंस शीट डेट टिल द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स। पॉइंट नंबर 1, कंटिजेंसी को कैसे डिफाइन किया है, कंटिजेंसी मीन्स एनी कंडीशन और सिचुएशन हुज आउटकम इज नॉट नोन और डिटरमाइंड विच इज डिपेंडेंट ऑन सर्टन फैक्टर्स नॉट इन कंट्रोल। हमारे कंट्रोल में नहीं है, कुछ चीज पेंडिंग है 31 मार्च को, कुछ ट्रांजैक्शंस पेंडिंग है, वो होगा बाद में, होगा या नहीं होगा वो भी पता नहीं, होगा या नहीं होगा मेरे कंट्रोल में नहीं है। 31 मार्च को कुछ ट्रांजैक्शन होना था, नहीं हुआ, लेकिन बाद में होगा या नहीं होगा वो भी मेरे को श्योर नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट। और ये कंटिंजेंट का ट्रीटमेंट कब तक देंगे, कब तक बैलेंस शीट डेट में कंटिंजेंट का, कंटिंजेंसी का ट्रीटमेंट देंगे, जब तक वो ट्रांजैक्शन हो नहीं जाता। कब तक, अगर हो जाता है तो बोलते हैं इवेंट टुक प्लेस, बैलेंस शीट डेट के बाद टिल द डेट ऑफ अप्रूवल तक अगर वो ट्रांजैक्शन हैपन हो जाता है तो हम इवेंट्स, जो ट्रांजैक्शन हो गया उसका ट्रीटमेंट देंगे, तो कंटिंजेंसी का नहीं देंगे। कंटिंजेंसी का ट्रीटमेंट हम बैलेंस शीट डेट को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कुछ होने वाला था और वो बैलेंस शीट डेट के बाद टिल द डेट ऑफ अप्रूवल तक हुआ ही नहीं। हाँ, ट्रीटमेंट भी क्या देंगे, जो होने वाला था अगर वो गेन देने वाला है, उससे गेन होने वाला है तो नो ट्रीटमेंट, लेकिन अगर रिजल्टिंग इनटू लॉस है तो वो लॉस को हमने 3 पार्ट में एनालाइज किया। नंबर 1, 0 से लेके अप टू 5% तक चांसेस ऑफ अकरेंस, 0 से लेके अप टू 5% चांसेस ऑफ अकरेंस, उसको हम लोग बोलते हैं रिमोट केस, नो ट्रीटमेंट। नो ट्रीटमेंट, कुछ नहीं, बिजनेस करते इतना तो रिस्क लेके चलो। लेकिन यहां पे भी एक एक्सेप्शन ये है, बिल डिस्काउंटेड येट नॉट मैच्योर्ड आ जाए ना, नोट लिख देना, फिर एनालाइज करने को मत जाना। 0% चांसेस है डिसऑनर होने का तो भी नोट लिख देना। अच्छा, लेकिन अगर मोर देन 5% अप टू 50% है, मोर देन 5% अप टू 50% चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ लॉस है, तो वो केस में कंटिंजेंट लायबिलिटीज नोट शुड बी रिटर्न इन दैट 3 थिंग्स शुड बी मेंशन। नंबर 1, नेचर ऑफ लॉस, नंबर 2 इज, and number 3 is factor of uncertainty, nature of loss, amount expected to be lost, factor of uncertainty। लेकिन अगर chances of occurrence is more than 50%, it's probable, likely to occur, more likely than not, नहीं होने से ज्यादा chances होने का, तो वो केस में प्रोविजन की एंट्री आएगी, P&L to provision for, और अमाउंट मालूम होना चाहिए, अमाउंट मस्ट बी ascertainable। और मैंने नोट लिखा है, यहां पे नोट लिखा है, क्या नोट लिखा है एक बार रीड करो, क्या नोट लिखा है, if contingency arise, materialize, crystallize after the balance sheet date till the date of approval, then treatment of event should be given। फिर हम लोग contingency का ट्रीटमेंट नहीं देंगे, इवेंट का ट्रीटमेंट देंगे बैलेंस शीट डेट को। और रिगार्डिंग इवेंट्स, हम इवेंट्स किसको बोलते हैं, जो बैलेंस शीट डेट के बाद है, वो जो पेंडिंग ट्रांजैक्शंस थे ना, उन्हीं का नहीं, पेंडिंग ट्रांजैक्शन भी हो जाते हैं बैलेंस शीट डेट के बाद टिल द डेट ऑफ अप्रूवल, साइनिंग ऑफ अकाउंट्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो ट्रांजैक्शन पेंडिंग थे ना, होगा या नहीं होगा हम लोग सोच रहे थे, वो भी हो सकता है और कुछ नए ट्रांजैक्शन भी हो सकते हैं। बट जो भी ट्रांजैक्शन आफ्टर बैलेंस शीट डेट 1 अप्रैल से लेके, मैं सपोज डेट ऑफ अप्रूवल बोलता हूं 30 जून टिल 30 जून मेरा डेट ऑफ अप्रूवल है, ये बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सबको बोलेंगे इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। क्या बोलेंगे उसको, लेकिन 30 जून डेट ऑफ अप्रूवल के बाद अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो वो इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट नहीं है, उसको नहीं, उसको हम लोग इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट नहीं बोलते। सो 1 अप्रैल से लेकर डेट ऑफ अप्रूवल तक जो ट्रांजैक्शंस हुए गए उनको बोलेंगे इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अगर वो हमको गेन देता है तो नो ट्रीटमेंट, पहले बताया था ना, फेवरेबल चीजें नहीं लिखेंगे, बैलेंस शीट डेट पे फेवरेबल चीजों को नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर रिजल्टिंग इनटू लॉस है तो वो इवेंट्स को हम 2 पार्ट में एनालाइज करेंगे, एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग। वो जो पेंडिंग ट्रांजैक्शंस थे ना, जो होने वाला था, अगर वो इवेंट्स हो जाते हैं ना तो बोलेंगे कंटिजेंसी एग्जिस्ट हो रहा था, लग रहा था होने वाला, कुछ हो गया, तो ये इवेंट्स को बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट्स। क्या बोलते हैं इसको, और हम बैलेंस शीट में उनके लिए प्रोविजन क्रिएट करते हैं, वी क्रिएट अ प्रोविजन फॉर दैट। लेकिन न्यू इवेंट्स, लॉस बाय फायर 15 अप्रैल, लॉस बाय थेफ्ट ऑन 15 अप्रैल, तो 31 मार्च को पिछले साल थोड़ी मालूम था कुछ होने वाला है, ये सारे न्यू इवेंट्स हैं, ऑल दीज आर व्हाट, न्यू इवेंट्स, नो ट्रीटमेंट।
इसका ट्रीटमेंट पिछले साल के बैलेंस शीट में एडजस्ट मत कर देना, ये करंट ईयर का ट्रांजैक्शन है, करंट ईयर में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, लॉस बाय फायर, हमारी पूरी फैक्ट्री जल गई, हमको बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हम बिजनेस करने के लायक नहीं रहे, हमारा गोइंग कंसर्न नेचर हिल गया, तो वो केस में हमको नॉन एडजस्टिंग इवेंट के लिए डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। AS1 की डिमांड है कि व्हेन फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions आर नॉट फॉलोड देन अ नोट मेंशनिंग द फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। तो यहां पे फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption गोइंग कंसर्न नेचर इफेक्ट हो गया है, तो उसका एक नोट लिखना पड़ेगा, और अकाउंटिंग भी नॉट गोइंग कंसर्न की करेंगे। लेकिन एसेट्स के केस में ना एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। रीड करो क्या लिखा है, इन केस ऑफ एसेट्स फॉर रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन कंट्रोल ओवर द एसेट इज द मेन क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। कंट्रोल ओवर द एसेट इज द मेन क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। लास्ट 2 पॉइंट और मैंने और 2 पॉइंट्स क्या डिस्कस किया, अगर कोई इवेंट डेट ऑफ अप्रूवल के बाद हो तो बोलने का सबको थोड़ी इवेंट बोलते रहेंगे, सबको थोड़ी एडजस्ट करेंगे। तो डेट ऑफ अप्रूवल के बाद बैलेंस शीट डेट के बाद डेट ऑफ अप्रूवल, ये दौरान नहीं, डेट ऑफ अप्रूवल के बाद कोई इवेंट होती है और वो मटेरियल है तो उसका डिस्क्लोजर डायरेक्टर्स रिपोर्ट में हो सकता है। वी कैन डिस्क्लोज इट इन डायरेक्टर्स रिपोर्ट विच इज नॉट एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। इज दैट क्लियर? प्रपोज डिविडेंड, अरे प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट डेट के बाद टिल द डेट ऑफ अप्रूवल अगर डायरेक्टर्स ने डिविडेंड प्रपोज किया है तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है, तो तुमको बैलेंस शीट में एडजस्ट भी नहीं करना है, लेकिन एक नोट देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा प्रपोज डिविडेंड के लिए कि हमने कितना % डिविडेंड प्रपोज किया है। और वैसे भी ये साल की डिविडेंड डिक्लेयर कब है, ये साल का डिविडेंड डिक्लेयर कब करेंगे, एजीएम में डिक्लेयर होती है शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बाद। इट इज डिक्लेयर्ड इन एजीएम आफ्टर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। तो ये साल के डिविडेंड की अकाउंटिंग अगले साल के अकाउंट्स में मिलेगी। ये साल अगर डिविडेंड की अकाउंटिंग की है तो वो पिछले साल का डिविडेंड होगा। करंट ईयर में अगर डिविडेंड की अकाउंटिंग की है तो वो पिछले साल का है, क्योंकि पिछले साल का करंट ईयर के एजीएम में डिक्लेयर हुआ है। ये साल का डिविडेंड तो ये साल प्रपोज्ड हुआ है, और एजीएम जब एजीएम हम लोग कंडक्ट करते हैं तब तो अकाउंट्स बन चुके होते हैं। तो ये साल का अकाउंट्स फाइनलाइज होने के बाद एजीएम होती है। तो ये साल के डिविडेंड की अकाउंटिंग अगले साल में मिलेगी और पिछले साल के डिविडेंड की अकाउंटिंग इस साल में मिलेगी। हैव यू गॉट इट? So with this, my explanation part of this standard is done. I have summarized this standard for you all.